Okay, in previous part we studied about the main function of East India Company to buying spices, cotton, indigo and other raw material and sell them at a huge profit in the European market. देखिए मेन मकसद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था कि भारत से कॉटन स्पाइसेस, ठीक है, कॉटन या मसाले या इंडिगो है, यहाँ से कम दामों में खरीद के यूरोपियन मार्केट में बड़े ज़्यादा दामों में बेचती थी, जिससे काफ़ी उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ करता था। सो ठीक है, यूज प्रॉफिट अर्न करती थी। सो द यूरोपियन इन द मार्केट में, ठीक है, यूरोप मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था उनको। द कंपनी नीडेड मनी टू इन्वेस्ट इन बाइंग इन दिस कम्योडिटी। तो कंपनी को यहाँ पे पैसा ये कम्योडिटी खरीदने के लिए चाहिए था, ठीक है। यहाँ ज़्यादा ज़्यादा कम्योडिटी खरीदती है तो वहाँ पे जाके बेचते थे, उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था। सो इनिशियली दे बॉट गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द इंग्लैंड, ठीक है। इनिशियली वो वहाँ से गोल्ड और सिल्वर लेके आते थे इंग्लैंड, बट लेटर ऑन दे थॉट ऑफ फाइनेंसिंग इन ट्रेड फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। और धीरे धीरे वो सोचने लगे ये ट्रेड भारत में ही हम करेंगे। इट रिक्वायर मनी टू मेंटेन ह्यूज आर्मी टू फाइट वार अगेंस्ट द अदर यूरोपियन पावर एंड इंडियन रूलर। देखिए उनको बहुत बड़ी आर्मी भी मेंटेन करना पड़ रही थी इसके साथ, क्योंकि युद्ध लड़ना पड़ रहा था। अदर यूरोपियन पावर्स भी थे यहाँ पे, फ्रांस, डच, पुर्तगीज़ थे, उनसे भी लगातार उनको कांस्टेंट स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उसके साथ इंडियन रूलर भी लगातार बगावत कर रहे थे। तो इन लोगों से लड़ने के लिए उनको आर्मी की ज़रूरत थी और उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए था। तो देखिए दो चीज़ें हो गई यहाँ पे। सबसे पहले तो उनको इंडियन जो गुड्स, कॉटन, इंडिगो या स्पाइसेस खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। दूसरा था कि उनको इंडियन आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए था, ठीक। इसलिए वो एज ए ट्रेडिंग कंपनी बन गई थी, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे वो पूरी तरह एक भारत का शोषण करने लगी थी। ऑल्सो इट हेड टू सेंड मनी टू इंग्लैंड इन ऑर्डर टू पे द डिवाइड द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इसके साथ ही तीसरा कारण था कि जो डिविडेंड, जो हिस्सा था शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी के, तो वो उनको इंग्लैंड भेजना पड़ता था, ठीक है। सो अनदर मेजर एक्सपेंस ऑफ द कंपनी वाज पेइंग द ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन इंडिया। और चौथा कारण था मेजर एक्सपेंस ऑफ द कंपनी वाज पेइंग द ऑफिसर। जो ऑफिसर थे उनको सैलरी भी देना पड़ती थी। ये प्रोमिनेंट चार कारण थे जिसके कारण कंपनी को यहाँ पे फंड की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है, पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी। पहला देखिए, फिर से हम एक बार और देखेंगे। पहला उनको, ठीक है, यहाँ से रॉ मटेरियल कॉटन, स्पाइसेस, इंडिगो खरीदने के लिए ज़रूरत पड़ रही थी। दूसरा आर्मी मेंटेन करने के लिए ज़रूरत पड़ रही थी। तीसरा जो शेयर होल्डर थे उनको डिविडेंड, जो उनका प्रॉफिट है, हिस्सा, वो पहुँचाना पड़ रहा था। और चौथा था यहाँ पे जो ऑफिसर थे उनको सैलरी देने के लिए। तो ये चार मेजर कारण थे जिसके कारण कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी। सो टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट, देखिए अपने इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फॉर मनी द ईस्ट इंडिया कंपनी टर्न इनटू अटेंशन टुवर्ड द एग्रीकल्चर विच वाज चीप सोर्स ऑफ इनकम। देखिए अब वो इस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर टर्न हो गई, क्योंकि यही यहाँ पे चीप सोर्स था, इनकम का प्रमुख सोर्स माना गया है। सो द कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू रेवेन्यू पॉलिसी सेटलमेंट इन एग्रीकल्चर। इसलिए कंपनी ने यहाँ पे नई नई रेवेन्यू पॉलिसी सेटल की थी। ऑल द पॉलिसी वर इंटेंडेड टू इंक्रीज द प्रॉफिट। और सारी पॉलिसियों में प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया गया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इवन इफ दोज पॉलिसी हार्म द फिजन। हालांकि ये बहुत सारी पॉलिसियाँ यहाँ तक कि किसानों के लिए काफ़ी हार्मफुल रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें किसानों के लिए हार्मफुल थी, उनको किसानों से कोई मतलब नहीं था। मेन मकसद था उनको प्रॉफिट कमाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट द प्रॉब्लम विथ रेवेन्यू कलेक्शन। देखिए प्रॉब्लम भी आ रहे थे, रेवेन्यू कलेक्शन इतने आसानी से नहीं हो पा रहा था, ठीक है। द प्रॉब्लम विथ द रेवेन्यू कलेक्शन। सो द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ ट्रेडिंग कंसर्न बट इट हैड एक्वायर द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। देखिए स्टार्टिंग में जो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ उसको ट्रेडिंग कंसर्न था, ट्रेडिंग राइट था, बट धीरे धीरे उसको राइट टू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन करने का भी अधिकार मिल गया था। द कंपनी डिड नॉट वांट टू सेट अप अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। कंपनी नहीं चाहती कि यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन का कोई सिस्टम सेटअप हो। इट्स मेन ऑब्जेक्शन वाज टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू कलेक्शन। मेन उसका मकसद था कि जो रेवेन्यू था वो मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो। एंड हाउएवर द इकोनॉमी बंगाल वाज फेसिंग अ डिक्लाइन। और हालांकि उस समय ये जो इकोनॉमी थी बंगाल की वो काफ़ी डिक्लाइन हो गई थी। फार्मर वर अनेबल टू पे देयर ड्यूज़। फार्मर अपना पे नहीं कर पा रहे थे कि ड्यूज़ जो पूरा बाकी था। आर्टिस्ट कुड नॉट अर्न देयर लाइवलीहुड बिकॉज दे हैड टू सेल देयर गुड्स एट लोअर प्राइजेस टू द कंपनी। और आर्टिस्टन भी कुछ ज़्यादा कलाकारी नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि अपना जीवन यापन भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल सारा वो कंपनी को देना पड़ रहा था। गुड्स एट लोअर प्राइस द कंपनी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज ऑल्सो डिक्लाइन। और उसी समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी डिक्लाइन हो गया था। ऑल्सो बंगाल वाज हिट बाय द डिवास्टिंग फेमन। और उसी समय बंगाल में काफ़ी भयानक अकाल पड़ा था। द टेरिबल फेमाइन इन विच 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन पैरिश। और लगभग 1/3 इस पॉपुलेशन वहाँ से
पैरिश हो चुकी थी। इट वॉज कॉज मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ इंसाइट ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ओनली इंटरेस्टेड इन रेवेन्यू कलेक्शन। देखिए तो यहाँ पे जो ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, सिर्फ उनका एक ही केन मकसद था कि कैसे भी करके रेवेन्यू कलेक्शन करना, और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके तो इतना करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने बिल्कुल वहाँ पे रहने वाली पब्लिक का ध्यान नहीं दिया, उनके हालात को नहीं समझा और रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए ध्यान फोर्स करते रहे थे। देखिए यहाँ पे स्टोरी विल दे रखा, बंगाल फेमाइन एंड डिवास्टिंग कॉज इज बाय सब्जेक्ट टू बंकिम चंद्र चटर्जी नॉवेल आनंद मठ लिखा था, उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए और बंकिम चंद्र ने वहाँ पे नॉवेल लिखा आनंद मठ। ठीक है, अब नीड टू इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। देखिए क्या ज़रूरत थी यहाँ पे एग्रीकल्चर में सुधार की, ऑलरेडी एग्रीकल्चर कर रहे थे, लेकिन ये जो पॉलिसियाँ थी ये सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर ने स्टार्ट की थी। देखिए नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, रेवेन्यू कलेक्शन वाज द मेन इंटेंशन ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो ग्रामीण प्रशासन था उसमें मेन अंग्रेजों का मकसद था कि रेवेन्यू कलेक्शन करना, सिंस दिस वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड था, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन हो रहा था। इट वाज द इम्परेटिव दैट स्टेप नीड टू बी टेकन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखिए स्टेप थी जो कि स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था। इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज, और इन्वेस्टमेंट इसमें इनकरेज किया जा रहा था कि लैंड के लिए कोई भी इन्वेस्ट करे। विथ दिस इन माइंड द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, और इसको माइंड में रखते हुए उन्होंने वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया। आप देखिए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था ये द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 में किया था इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जहाँ पे ब्रिटिशों का पूरी तरह कब्जा हो चुका था। द ब्रिटिश होप टू अचीव अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय सेटलमेंट, और ब्रिटिश के जो ऑफिसर थे उनका मेन मकसद था बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना था इस सेटलमेंट के तौर पे। देखिए अब क्या थे, दे वांटेड टू हैव सर्टेनली इन रेवेन्यू कलेक्शन एंड ऑल्सो वांटेड टू इंश्योर मिनिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक, अब वो चाहते थे सर्टेन द रेवेन्यू कलेक्शन, एक निश्चित कलेक्शन चाहते थे, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन जो इंश्योर द मिनिमम, कि कम से कम उनको एक निश्चित हो जाए कि इतना हमें रेवेन्यू कलेक्शन मिलेगा। ऑल्सो दे वांट टू अ सिस्टम दैट रिक्वायर लेस सुपरविजन बाय द कंपनी ऑफिसर, और इसमें ये भी उनका मकसद था कि इसको सुपरविजन करने की ज़रूरत नहीं, कंपनी का ऑफिसर इतना है, इसको सुपरवाइज एक तौर पर उनको इतना पता चल जाएगा कि इतना कम से कम हमें चाहिए रेवेन्यू, तो एक उनको एक आइडिया मिल जाता है, तो बार बार सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं होता था। इन एडिशन दे वांटेड टू हैव एन अलायंस विद द जमींदार। देखिए इस के साथ ही उन्होंने जमींदारों से भी अलायंस कर लिया था, समझौता कर लिया था। सो इट वाज आल्सो कॉल्ड द जमींदारी सिस्टम, इसलिए इसको जमींदारी सिस्टम भी कहा गया था। अब देखिए अंडर दिस सिस्टम द लैंड होल्डर एंड जमींदार वर एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द लैंड। देखिए इस सिस्टम में जमींदार और जो लैंड ऑनर थे वो एब्सोल्यूट लैंड के ऑनर माने गए। द फार्मर वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ टेनेंट ऑन देयर लैंड, और फार्मर की संख्या कम कर दी गई थे, रिड्यूस कर दिया गया था। एंड द जमींदार वर इंटरेस्टेड विद रेवेन्यू कलेक्शन, जमींदार काफ़ी इंटरेस्टेड थे यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन में। एंड दे हैड टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ द ब्रिटिश, और उनको एक फिक्स अमाउंट में पैसा ब्रिटिश को देना पड़ता था। द रेवेन्यू वाज फिक्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड नॉट इंक्रीज इट, और रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था जो ब्रिटिश यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर सकती थी। हाउएवर द रेवेन्यू रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट हैड टू बी पेड विद द स्टिपुलस टाइम, और जैसे ही हार्वेस्ट होती फसल कटती उसी समय के दौरान उनको पैसा देना पड़ता था। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द एक मिनट सनसेट ओके देखिए यहाँ पे जो सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग इफ़ ए पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफिक डेट, देखिए जो स्पेसिफिक डेट में यदि पेमेंट नहीं आता द जमींदार वाज टू बी ऑक्शनड। ठीक है, तो इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल होगा जमींदार होगा। एंड द ब्रिटिश बेनिफिटेड फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ये ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हुआ। कैसे देखिए, द अर्निंग ऑफ द कंपनी वाज ट्रस्ट दस अश्योर्ड एज देयर वाज नो शॉर्टेज इन द रेवेन्यू। देखिए कंपनी को एक फिक्स इनकम स्टार्ट हो चुका था, इसमें कोई शॉर्टेज नहीं हो रहा था। एंड द जमींदार ऑल्सो बेनिफिटेड बिकॉज देयर ऑनरशिप ऑफ द लैंड वाज अश्योर्ड, और अब यहाँ पे जमींदार भी काफ़ी बेनिफिट हो रहा था जमींदारों को, क्योंकि उनको एक लैंड का ऑनरशिप मिल गई थी। और दिस क्रिएट अ क्लास ऑफ पीपल हु वुड बी लॉयल टू द ब्रिटिश, और इस कारण वो जो ज़मींदार लोग वो काफ़ी वफादार हो गए थे ब्रिटिशों के। अब देखिए यहाँ पे कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, कमियाँ थी इस सिस्टम की या इस परमानेंट सेटलमेंट की। देखिए दिस सिस्टम टर्न आउट ऑफ बी वेरी हार्मफुल फॉर द पीजेंट एंड इवन
टू द सम जमींदार। देखिए ये जो सिस्टम था ये काफ़ी हार्मफुल रहा, यहाँ तक कुछ किसानों के लिए और साथ में कुछ ज़मींदारों के लिए भी। हालांकि पूरी तरह जो किसान काफ़ी इससे प्रभावित रहे, सभी किसानों के लिए हार्मफुल ही रहा और इसके साथ कुछ ज़मींदारों के लिए। इट इनक्रेज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजन बाय द ज़मींदार। अब इसने इनक्रेज कर दिया, ज़मींदार काफ़ी किसानों को परेशान करने लगे थे, उनको शोषण करने लगे थे। एज दे ट्राई टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, वो कोशिश करते थे कि उनको भी प्रॉफिट मिले। तो जहाँ यदि उनको ब्रिटिश को 100 रुपये देना होता है तो ये 150 to 100 रुपीज़ लिया करते थे। तो ये फोर्स किसानों के ऊपर आ रहा था। सो द पीजन डिपेंड ऑन मनी लेंडर फॉर लोन टू पे द रेंट ऑफ जमींदार। और ये किसान अब मनी लेंडर के ऊपर डिपेंड रहने लगे, यदि फसल नहीं होती तो उनसे कर्जा लेके ज़मींदार को दिया करते थे किराया। इफ़ दे फेल टू पे द रेंट दे वर विक्टिम फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल लैंड, ठीक, एविक्टेड। तो यदि वो पेमेंट देने में फेल हो जाते तो वो उनके जो एंसेस्ट्रल लैंड है वो छीन ली जाती थी उनसे। एंड द जमींदार ऑल्सो बिकम मोर पावरफुल, अब जमींदार भी काफ़ी पावरफुल बनने लगे थे। देयर वर नो इंसेंटिव फॉर देम टू इम्प्रूव द लैंड और यूज टू बेटर कल्टिवेशन टेक्निक। देखिए यहाँ पे किसानों के लिए पास कोई इंसेंटिव नहीं था, कोई मेथड नहीं था, कोई इम्प्रूवमेंट अपनी लैंड को सुधारने के लिए बेटर कल्टिवेशन टेक्निक नहीं थी। दे हैड नो इंटरेस्ट टू इन्वेस्टिंग इन द लैंड, और वो खेत में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे, बस इनको रेवेन्यू कलेक्शन से मतलब था। सो द कंपनी फॉलोड अ वेरी रिजिड पॉलिसी इन एक्वायरिंग लैंड रेवेन्यू, और कंपनी यहाँ पे काफ़ी कोशिश कर रही थी इस तरह की पॉलिसी बनाने में, एक्वायरिंग लैंड रेवेन्यू। ऑल्सो द टैक्स कलेक्टर ऑफ द कंपनी रिफ्यूज एनी कंसेशन ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेमाइन। देखिए जब फेमाइन हुआ था बंगाल में, फेमाइन अकाल ये पड़ा था, ड्रॉट और अकाल पड़ा था, उस समय भी कंपनी ने किसी तरह का कोई कंसेशन नहीं दिया था इंडियन फार्मर को, ठीक है। एंड एनी अदर नेचुरल कैलेमिटी, किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो उस समय ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन फार्मर को किसी तरह की छूट नहीं दी थी। मैनी ऑफ द जमींदार वर अनेबल टू पे द रेवेन्यू डिमांडेड बाय ब्रिटिश। बहुत सारे ज़मींदार जब इस तरह के हालात हो जाते थे, किसान को नहीं दे पाते, तो ज़मींदार भी अंग्रेज़ों को उसका पेमेंट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। डिमांडेड बाय ब्रिटिश टाइम एंड रिजल्ट लॉस देयर लैंड, और यहाँ पे ज़मींदारों की ज़मींदारी भी छीनने लगी थी। सो सिंस द इनिशियल रेवेन्यू डिमांड बाय ब्रिटिश वाज वेरी हाई, और इनिशियली ब्रिटिश के द्वारा जो डिमांड की गई तो काफ़ी हाई हुआ करती थी। दिस लैंड्स वर एंड देन ऑक्शन ऑफ, और उनसे भी ज़मींदारी छीन लिया जाती थी। ऑल्सो देयर लेटर एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज। अब 19th सेंचुरी में सिचुएशन बदल रही थी, परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गई थी। एग्रीकल्चर इम्प्रूवड एंड इनकम ऑफ द जमींदार इंक्रीज। देखिए एग्रीकल्चर भी सुधार हो गया था, ज़मींदारी की जो पैसा वो भी बढ़ गई थी। बट द कंपनी डिड नॉट बेनिफिट एज द रेवेन्यू वाज परमानेंटली फिक्स। लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी फिक्स जो इनकम है परमानेंट थी। अब नेक्स्ट देखते हैं रैयतवाड़ी। ओके, विल कंटिन्यू रैयतवाड़ी नेक्स्ट पर। थैंक यू।